हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशंस में इक्वेशंस को बैलेंस करना कि जो इक्वेशन है उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसकी रिएक्शंस को ले लेते हैं। यहाँ पर है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे बना है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ जिंक हो गया आपका Zn और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। इनसे बना हमारा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी H2। इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हुई है, रिएक्शन हुई है, ये बैलेंस है या नहीं है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चार्ट टाइप से बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और उसमें हम जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर है हमारा जिंक एलिमेंट है, तो जिंक हमने लिख लिया। इसके बाद है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख लिया हमने। इसके बाद है सल्फर, तो सल्फर लिख लिया। और फिर है ऑक्सीजन, तो यहां पर भी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही चारों एलिमेंट्स हैं। इनको हमने देख लिया, यहाँ पर लिख लिया इस चार्ट में। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। हम यहाँ देखेंगे कि जिंक में नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट में 1, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। अब हम प्रोडक्ट में देखें, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जिंक के कितने हैं, यहाँ भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है आपका। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। इसके बाद में यहाँ देखें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स यानी RHS राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यानी ये भी बैलेंस है। इसके बाद हम देखें सल्फर, तो सल्फर हमने लिया, ये सल्फर का यहाँ पर है 1, तो यहाँ 1 लिख लिया। इसके बाद प्रोडक्ट में देखेंगे सल्फर के कितने हैं, यहाँ भी 1 है, तो ये भी इक्वल है, ये भी बैलेंस है। इसके बाद रह गया हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। तो बोथ साइड में, दोनों साइड में ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हमने यूज किए थे या इस रिएक्शन में जिन्होंने हेल्प की या जिनकी हेल्प से ये रिएक्शन हुई, तो रिएक्टेंट में जितने थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है, यानी पूरी तरह संतुलित है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। हम अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ है हमारे पास इक्वेशन Fe प्लस H2O, इनसे हमारा प्रोडक्ट मिला है Fe3O4 प्लस H2। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है हमारा रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड है ये है हमारा प्रोडक्ट। इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसमें हमने लिया Fe, सबसे पहले हमने लिया आयरन, तो आयरन को हमने नोट डाउन किया और आयरन का यहाँ देखें रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में कितना है, 3 है, यानी ये यहाँ पर आयरन बैलेंस्ड नहीं है। नेक्स्ट हम देखें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। इसके बाद हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखें ऑक्सीजन का यहाँ पर है 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन का है 4। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्वल नहीं थे। जैसे आयरन का हमारा देखें कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ हाइड्रोजन का देखें ये तो इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन का इक्वल नहीं है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करें, इसके लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनको हम एक बॉक्स में रख देंगे। सपोज हमने यहाँ इक्वेशन लिखी Fe प्लस H2O और ये बना प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस H2। इनको सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स में हम इनको रख देते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं
इनके स्ट्रक्चर में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, यानी जो भी रिएक्टेंट है वो वैसे के वैसे रहेंगे और प्रोडक्ट भी वैसे के वैसे रहेंगे। हम केवल इनका जो नंबर है 1 2 3 4 यहाँ पर उनको ही हम बैलेंस करेंगे और उन्हीं की हेल्प से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो सेकंड हम जो स्टेप लेते हैं उसमें हम क्या करेंगे कि हमने ये फ्लो चार्ट बना लिया कि किस तरह से हमारे LHS और RHS वाले जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इक्वल नहीं है। अब हम थर्ड स्टेप लेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों एलिमेंट्स में कौन सा एटम ऐसा है जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड है। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ पर 1 का 3 है, ये 2 का 2 है और यहाँ पर है 1 का 4, यानी ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ देखें कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के हैं 1 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के हैं 4। तो इस 1 को हमें 4 में कन्वर्ट करना है। तो 4 में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर इंटू 4, यानी ये जो मॉलिक्यूल है हमारा वाटर का, यहां पर हम इसके आगे लगा देंगे 4। तो अब हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, H2O Fe3O4 प्लस H2। अब ये जो हमारा बॉक्स है इसके आगे हमने लगा दिया है 4। तो हमने इसकी हेल्प से जो हमारा ऑक्सीजन था वो तो बैलेंस कर लिया। तो अभी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ पर भी 4 है ऑक्सीजन के, यहाँ पर भी 4 है। इसके बाद अब हम आयरन या हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी एक को लेंगे। तो चलिए हम यहाँ हाइड्रोजन को ले लेते हैं पहले। तो यहाँ आप देखें हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 × 2 यानी 8 है यहाँ पर हाइड्रोजन के, और यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं 2। तो अब हमें यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है वो 8 करने हैं। तो 8 कैसे करें, इंटू 4 कर देंगे। ओके, तो अब हमारी रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां हमने लगाया था 4 जो कि सही हो गया हमारा। इसके बाद में Fe3O4, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, और H2 में हम यहाँ कितना था, H2 था, तो यहाँ हमें लगाना है 4। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, ये हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के 8 है और हाइड्रोजन के यहाँ 8 हो गए, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब हम देखेंगे आयरन को, यहाँ पर आयरन का है 1 और यहाँ पर आयरन का है 3। तो इसको हम 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 3 कर देंगे। तो ये अब हमारी हो गई इक्वेशन 4। इसको अब हम आसानी से लिख सकते हैं, जो रिएक्शन है हमारी 3Fe प्लस 4H2O और ये बना 3Fe3, सिंगल है ये, Fe3O4 प्लस 4H2। अब जो रिएक्शन है हमारी वो हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ आप देखें आयरन के 3 हैं, यहाँ पर भी आयरन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, 4 × 2 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 8 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 हैं। अब जो आपकी इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो पूरी तरह बैलेंस हो गई। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बच्चों बस इसमें कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी हुई हो, रिएक्शन दी हुई हो, उसको हम बॉक्स में रखेंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको, जो कंपाउंड्स हैं उनको। उसके बाद में हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे और प्रोडक्ट में कितने हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद बारी बारी से सबसे ज्यादा डिफरेंस जिस भी एटम में हो, एटम के बीच में हो, उससे हम शुरू करेंगे। या जैसे यहाँ पर हमने ऑक्सीजन से शुरू किया और ऑक्सीजन से शुरू करने के बाद में फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया और लास्ट में हमने आयरन को भी बैलेंस कर लिया। तो क्योंकि 3 ही हमारे पास एलिमेंट है, तीनों ही हमने बैलेंस कर लिए। एक बार फिर से हम जब इनको चेक कर लेते हैं तो हमको ये मालूम हो जाता है कि अब जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। आपको
जो इक्वेशन है उसको कंप्लीटली लिखने में। जैसे कि उनकी हो सकती है स्टेट, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैसेस हो सकती है या एक्वस हो सकती है। तो सॉलिड के लिए आप सिंपल एस लिख सकते हैं, लिक्विड के लिए आप एल लिख सकते हैं, एक्वस है अगर तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और गैसियस है तो जी लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, उनको भी आप इस जगह पर, यानी जो एरो है आपका, इसके ऊपर या नीचे कहीं भी आप इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो रिएक्शन है उनको पूरी तरह बैलेंस और किस तरह से उनको लिखना है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं।